पिछले हफ्ते सेनेट पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात में वजीर रेलवे आजम स्वाति के इलेक्शन कमीशन पर होशरुबा इल्ज़ामात और बाद में उनके हमरा वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया है। इलेक्शन कमीशन क्या कुछ कर सकता है और अब EVMs और आई वोटिंग का क्या बनेगा? अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा टोनी ब्लिंकन ने अमरीकी कांग्रेस को बताया है कि बाइडन इंतज़ामिया अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायज़ा ले रही है, क्योंकि उनके बकौल पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताउन भी किया है और अमरीकी मफादात के खिलाफ भी काम किया है। इसके पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ सकते हैं, नजर डालेंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ हस्बे मामूल हस्बे रिवायत नजम सेठी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं लेकिन तशवीश बड़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इधर से वफाकी वज़रा हैं, दूसरी तरफ है हमारा इलेक्शन कमीशन का इदारा। इनके दरमियान जो तू तकार है या पंजा आजमाई है वो तेज़ हो गई है। उधर से आग लगाने की बात की गई थी तो यहाँ से अब नोटिस भिजवाने की बात की जा रही है, तौहीन अदालत की बात की जा रही है, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर जो बात की गई। अब अगर आज़म स्वाति साहब और फवाद चौधरी साहब को नोटिस भिजवाए जाएंगे, वो जवाब देंगे, क्या देंगे, नहीं देंगे तो क्या होगा, और अगर जवाब देंगे तो इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर सकता है, ये सबके जहनों में सवाल है, क्या होगा? मगर आपको अभी कोई खबर नहीं आई कि फवाद चौधरी ने कोई बयान दिया हो कि जी मैं इस किस्म का नोटिस का जवाब दूंगा या नहीं? कोई आया है? वो उन्होंने कहा है कि नोटिस आएगा तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपना कंडक्ट गैर सियासी करना होगा। तो बहरहाल ये तो वही बात है ना जो पहले की है, इल्ज़ाम लगा दिया कि आप सियासी हैं जी। अब इसमें 3-4 इश्यूज खड़े होंगे, जैसे आपने कहा। पहली बात तो है कि हम जैसे लोग याद दिलाएंगे फवाद चौधरी साहब को कि ये गैर सियासी शख्स को जो लगाने वाले हैं वो तो आप हैं। पता तुम्हें आयशा, ये जो लिस्टें जाती हैं ना, 3 ऑपोजिशन के लोग भेजते हैं नाम और 3 गवर्नमेंट के नाम भेज जाते हैं, तो ये जो इनका नाम है राजा साहब का, ये गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, राजा सुल्तान सिकंदर जी। ये हुकूमत की तरफ से ये नाम आया था और शहबाज शरीफ साहब ने फिर सोच के उसने कहा चलो ठीक है यार, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, इनकी तरफ से ये नाम आया तो इसको ओके कर देते। अच्छा, तो एक तो ये कि इन्होंने ये इलेक्शन कमीशन साहब का नाम लगाया था। अब उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप सियासी बातें कर रहे हैं और आप गैर जानिबदार नहीं हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये PTI वाले ऐसे ही करते हैं, जिसके साथ कुछ इख्तलाफात हो जाए उनको फिर उनके गले में कुछ और डाल देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इनको खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अब इलेक्शन कमीशन साहब ने इनको नोटिस दे दिया है, वो जाहिर है जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो एक और किस्म की कंटेम्प्ट हो जाएगी, एक रोड नोटिस जाएगा, दूसरा नोटिस जाएगा। जो जवाब आएगा, आप फिर इलेक्शन कमीशन ने ये देखना है कि क्या उसके अंदर फिर कोई इल्ज़ामबाजी तो नहीं है या माफ़ी है। अगर फवाद चौधरी साहब ये कहेंगे कि आप गैर जानिबदार नहीं हैं और आप सियासी हो गए, तो वो एक और इल्ज़ाम है। और आपने देखा कि जो प्रेस रिलीज़ आई है उसमें यही कहा गया है ना कि जी आप एविडेंस दें, आपने जो हमारे पे इल्ज़ाम लगाए हैं, पैसे पकड़े हैं, हाँ कि पैसे पकड़े हैं, आप उसकी एविडेंस लेके आए। तो अब ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है ना। वो दूसरी बात तो और है कि हम जला देंगे, ये कर देंगे, वो तो एक किस्म की तौहीन है, मगर ये तो इल्ज़ाम है ना, इट्स अ मेजर। तो 2 इश्यूज़ हैं, एक तौहीन इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर और कमीशन, और दूसरा ये कि इस किस्म के जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को डिफेम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तो और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो अब दोनों में ये देखना ये है कि ये लोग सॉरी करके माफ़ी मांग के चले जाते हैं वापस, या अभी भी कुछ फूं फां करेंगे। तो पहला सवाल तो ये आएगा, अगर ये फूं फां करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते, माफ़ी मांगेंगे तो इलेक्शन कमीशन माफ़ कर देगी। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इलेक्शन कमीशन हो सकता है एक और नोटिस दे कि ये आपने फिर ये कह दिया, ये भी इसका भी एक्सप्लेन करें, ये एक शायद ये कुछ रिफ्ट चले, ये कुछ अरसा चले, मगर इवेंचुअली माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास आइन के तहत और कानून के तहत पावर है, वो पावर जो एक हाई कोर्ट के जज के पास होती है कि आप तौहीन अदालत, और इसको अदालत समझा जाएगा और ये तौहीन अदालत सोचा जाएगा, तो वो इनको सज़ा दे सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा देते हैं तो 3 साल के लिए ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे दोनों हजरात। 3 साल के लिए ये वापस जेल में चले जाएंगे चौधरी साहब। और स्वाति साहब किधर जाएंगे? वो जहाँ गाय का केस हुआ था। हाँ बिल्कुल, वही उनके साथ भी वही होली काउ। तो होली का अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत से पावर्स हैं और इस वक्त आवाम की हमदर्दियाँ भी उनके साथ हैं, और मेरा ख्याल है अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ
इलेक्शन कमीशन का ये सज़ा भी देते हैं उनको, तो जाहिर है फिर वो चैलेंज करेंगे उसको, क्योंकि जैसे हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई कन्विक्शन होती है या कोई सज़ा होती है वो फिर आगे डिवीज़न बेंच पे जाती है, फिर उसके आगे सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि ये ऐन मुमकिन है कि ये माफ़ी मांग लें। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इलेक्शन कमीशन जो है इनको कंटेम्प्ट में लेके आएगी, कंटेम्प्ट में लेके आएगी तो इनको फिर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके रिलीफ लेनी होगी, और मेरा ख्याल है कि वो अगली इलेक्शन तक रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगी। मिलेगी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा मतलब ये है कि कोई फैसला नहीं हो पाएगा तो इलेक्शन कमीशन भी अपना काम कर देंगे। अच्छा। और उधर से अदालतें भी रोक देंगी कि ये ना हो कि जी इसको फिर कन्विक्शन ही हो जाए। ये एक इट विल बी अनप्रेसिडेंटेड की इस किस्म की चीज़ हुई है। तो इसलिए मगर मेरा ख्याल है इसको इलेक्शन कमीशन को सख्ती के साथ इसका नोटिस लेना चाहिए, बिकॉज ये बड़ी ज़्यादती है जिस तरीके से हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों को अटैक कर रही है। अच्छा, जो अभी तक का आज़म स्वाति साहब का या फवाद चौधरी साहब का रवैया है उससे तो माफ़ी की बात दूर ही लगती है। आप कह रहे हैं कि शायद वो माफ़ी मांग ले, लगता नहीं उनके लहजों से कि सीज़ फायर हो सकता है। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं जैसे आज फैसल जावेद साहब, सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी ट्वीट कर दिया कि जो अगले इंतखाबात हैं वो EVM के अंडर ही होंगे, उनको यूज़ करते हुए ही होंगे। इलेक्शन कमीशन बेशक मान रहा है ये नहीं मान रहा, वो इस तरफ देख ही नहीं रहे। अगर गवर्नमेंट जॉइंट सेशन बुला के किसी तरह ये कानून पास करवा देती है, ऑर्डिनेंस ले आती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा हुकूमत के इस एक्ट का EVM इस्तेमाल? बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें मैंने एक दो वकीलों से बात की है। अच्छा, ये डिपेंड करता है आप किस वकील से बात करते हैं। अगर आप प्रो अपोजिशन वकीलों से बात करते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के पावर है, एक आइन ने उनको पावर दी है, वो खुद इलेक्शन कंडक्ट करेंगे और तो करेंगे, तो गवर्नमेंट उनको फोर्स नहीं कर सकती कि आप ऐसे करें या ऐसे करें। दूसरे वकील ये कहते हैं कि उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उन आर्टिकल्स के अंदर जो जिनका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन के साथ है कि इलेक्शन विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉ। अब लॉ बनाने वाली तो पार्लियामेंट है जी, इलेक्शन कमीशन को बनाने वाला आइन है। इलेक्शन कमीशन किस तरीके से आगे बढ़ती है, फंक्शन करेगा, उसमें भी बहुत सी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं आइन के अंदर, कैसे इलेक्शन कमीशनर की इलेक्शन होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर ये जो है कि जो भी जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करेगा फेयरली, जस्टली, साफ शफाफ और आइन और कानून के मुताबिक। अब कानून अगर गवर्नमेंट चेंज कर देती है कि जी कानून ये कहता है कि EVMs होंगे, तो फिर ये एक पोजीशन ये ली जा सकती है कि कानून बदल दिया उन्होंने। गवर्नमेंट, पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट ने कानून बदल दिया, इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट के कानून के मुताबिक इलेक्शन कंडक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ अगर बात आती है और यकीनी तौर पे हुकूमत ने यही सोचा है कि ये हमारा हक है, हम कानून बदल देते हैं कि EVMs के ज़रिए होगा, और हमारा ये ख्याल है कि ये फेयर होगा, जस्ट होगा, साफ शफाफ होगा, फिर ये है कि इलेक्शन कमीशन उसको चैलेंज नहीं कर सकती। लेकिन कोई सियासी जमात जो ना चाहती हो, सियासी जमातें और इंडिविजुअल्स बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 183 एंड 184(3) सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसी कोई दरख्वास्त? तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक साहब ने ऑलरेडी कि खदशा है कि ये करेंगे, उन्होंने एक एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। मगर ये उस किस्म के वकील हैं जो कि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपनी खबरों अखबारों में खबर लगवाने के लिए। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि आपको पता ही है कि सियासी जमातों ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि हम इसको अपोज करेंगे, मीडिया इसको अपोज करेगा, बहुत सी अपोजिशन है। तो इसमें कोई मुझे मेरे जहन में कोई शक नहीं है कि जैसे ही ये कानून पास होगा तो इसको अपोजिशन पार्टीज़ और सिविल सोसाइटी के लोग मिलजुल के इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट में ना करें, सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। हाई कोर्ट के अंदर एक आर्टिकल के तहत इसको चैलेंज किया जाता है, आर्टिकल 199। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स है वो भी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स टू 184(3) के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। और अगर ये वहाँ चैलेंज हो गया, ये मैंने पहले कहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जब चैलेंज होगा अदालतों के अंदर तो आखिरी फैसला यही होगा कि EVMs मत इस्तेमाल करें। वो किस तरीके से फैसला आएगा, कैसे आएगा, क्या उसके जवाब दिए जाएंगे, क्या रीज़न दिए जाएंगे, मैं उधर नहीं जाना चाहता। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि इनको ओके करना, और वो कोई ना कोई रीज़न ढूंढेंगे और कहेंगे नहीं इस वक्त
सोसाइटी के अंदर इत्तेफाक नहीं है, अपोजिशन मान नहीं रही है बात, इलेक्शंस ख़राब हो सकते हैं, इसके साथ एतमाद नहीं रहेगा। अब कोई इलेक्शन जो कि शुरू में आप एतमाद नहीं है जिसमें वो कैसे इलेक्शन आगे जाके कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कोई ना कोई रीज़न दे के इसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे। ये प्रेडिक्शन है मेरी कि ये EVMs जो हैं इनको कोई अदालत अपहोल्ड या सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे तो कहा जाता है टेक्नोलॉजी का दौर है और ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए सिस्टम में। सवाल यहाँ पर यह है कि सिर्फ EVMs मुतनाज़ नहीं ना रही सेठी साहब, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ हो गया, उस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लग रहा है। तो आम इंतखाबात जिनका बड़ा शोर उठ रहा है, लोग 2022 में कह रहे हैं आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, आम इंतखाबात का मुस्तकबिल क्या आपने इदारे को मुतनाज़ कर दिया? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बहुत ख़तरनाक बात है ये कि आपने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथियों को आपने ऑलरेडी मुतनाज़ बना दिया है। तो एक किस्म का इल्ज़ाम ये है कि आप अपोजिशन की बात मान रहे हैं। अच्छा, अब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये कितना ये आगे और भी इसको मुतनाज़ बनाएंगे, फिर तो और भी मुश्किलात होंगी। दूसरा ये कि अगर नहीं और मुतनाज़ बनाते, ये एक प्रेशर टैक्टिक है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके दो साथी उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए, ताकि आगे अगर कोई नाजायज़ काम हुकूमत करना चाहे तो ये इतना शोर वोर ना डालें। प्रेशर टैक्टिक्स ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। तो अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं तो हो सकता है कि आगे ये पीछे हट जाए, प्रेशर डाल के फिर पीछे हट जाए, ताकि ये मुतनाज़ ना हो जाए। अगर मुतनाज़ हो गया तो फिर और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फॉरेन फंडिंग केस ऑलरेडी प्रेशर में आके रोका तो हुआ है, रोका हुआ है ना, मगर वो एक प्रेशर है ना। हाँ। अब अगर ये भी प्रेशर के अंदर आके इलेक्शन कमीशन चुप कर जाए, अच्छा, तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत के जो मकासद है वो पूरे हो जाएंगे ना। तो इसीलिए अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि इस चीज़ को चलाया जाए, शोर डाला जाए और इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट किया जाए, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। So the tough time is for election. बट ये तो ऑलरेडी देखिए ना, एक गवर्नमेंट ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर नहीं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी। और मैं समझता हूँ इसके साथ बहुत नुकसान हो सकता है पाकिस्तान का। अगर इस तरीके से इन्होंने आगे करना है तो बहुत बड़ा एहतजाज होगा इसके ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता मीडिया भी इनके हाथ से जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता अदालतें भी इनके हाथ से जाएंगी। अब ये तो ज़ाहिरा मामला इलेक्शन कमीशन की साख का भी है, इलेक्शन कमीशन के फ्यूचर का भी है, इलेक्शन के फ्यूचर। ब्रेक पर जाने से पहले इमरान खान साहब जो हैं वो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के जो रिजल्ट्स आए उन पर काफ़ी कंसर्न थे। आज उन्होंने एक इजलास बुलाया, उसमें उन्होंने जायज़ा लेने के लिए कि शिकस्त के असबाब कहाँ क्या क्या है, कमेटी बना दी है। पता कर पाएंगे कुछ होगा कमेटी की सिफारिशात के नतीजे में, क्या करेगी PTI? देखिए, कमेटीज़ जो होती हैं वो फाइल बंद करने के लिए होती हैं, वो कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होती, वो मसले को दबाने के लिए होती हैं। अब खान साहब ने तो ज़ाहिर तकलीफ़ तो हुई होगी कि कंटोनमेंट बोर्ड जो है, जहाँ उनका ख्याल था कि उनके सतून भी वहाँ बैठे हुए हैं और उनके मेजर सपोर्टर्स जो हैं वो भी इन्हीं इलाकों में, सीमेंट सब कुछ वहीं पर है, अपर मिडिल क्लास भी यहीं है और सतून वाले भी यहीं हैं, सारे यहीं हैं। ये तो हमें जीतना चाहिए, मगर जब वो हारे हैं तो उनको समझ आ जानी चाहिए ना इसमें कमेटी बैठाने की क्या ज़रूरत है। अब कमेटी इनको क्या बताएगी? अगर कमेटी ये तो उनको खुल के नहीं बताएगी कि आप बड़े अनपॉपुलर हो चुके हैं और जो लोग आपके लोग भी आपके लिए वोट डालने के लिए डरते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अवाम नाराज़ हो जाएगी। अगर वो नून लीग के लिए नहीं डालना चाहते तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं, मगर वो आपके लिए वोट नहीं डाल रहे हैं बिकॉज वो परेशान है आपसे कि ऐसे लगेगा कि एंटी पीपल एक गवर्नमेंट बैठी हुई है और उसके लिए हम वोट डाल रहे हैं। तो इसलिए बहुत से लोगों ने इंडिपेंडेंस के तौर पे वो लड़े हैं। मगर बात तो सीधी सी है, हम तो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि खान साहब की जो कारकर्दगी है बहुत बुरी है, अवाम नाराज़ है। ये नाराज़ का लफ्ज़ बड़ा हल्का, इससे भी ज़्यादा है अवाम। अब अगर आप सुने किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल होती है खान साहब के लिए और इस हुकूमत के लिए, आप बाज़ार में चले जाएं, सुने तो सही। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मर्द ये बातें करते हैं, ख़वातीन भी ऐसी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करती है। नज़र आता है कितनी दुखी हैं, कितना गुस्सा है उनके अंदर और कितनी मायूस है कि ये हमने जिसके लिए वोट डाला था उसने हमारे साथ किया क्या। ठीक है, उस पर आमदनी जब बढ़ाने की बात होती है तो वो पार्लियामेंटेरियंस की आमदनी बढ़ाने की, उनकी तनख्वाहों में इजाफे की बात की जाती है, लेकिन फिर वो समरी मुस्तरद भी कर दी जाती है। सेठी साहब के सामने हमने सवाल रखना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे प्रोग्राम में इस पर बात। वेलकम बैक टू द शो। और अब कुछ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका के मामलात जो वज़ीर ख़ारिजा अमेरिका के, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात होने चाहिए, इसकी नोयत क्या होना चाहिए, आने वाले हफ्तों में इसका जायज़ा लेंगे। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो आने वाले वक्त में इसका जायज़ा किस बुनियाद पर लेंगे। सेठी साहब, देखिए, बहुत अहम स्टेटमेंट है
और इससे थोड़ा गौर से इसको सुनना चाहिए। वो ये 4 बातें कह रहे हैं। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पहला रवैया रहा है 20 साल जो पाकिस्तान का रवैया रहा है, उस पर वो तबसरा कर रहे हैं। वो कहते हैं किसी वक्त हमारे साथ थे, किसी वक्त हमारे ख़िलाफ़ काम करता रहा पाकिस्तान, इसका हम अब सही तरीके से जायज़ा लेंगे। तो जाहिर है बात तो वही है ना, हमारे ख़िलाफ़ क्या करता रहा। तो ये इशारा है कि हम कुछ एक्शन भी ले सकते हैं या कोई पेनल्टी भी लगा सकते हैं इसको। दूसरी बात ये है कि आगे वो ये कहते हैं कि तब हमने ये भी देखना है कि आगे अब पाकिस्तान का हमारे मुताबिक क्या रोल होना चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान खुद रोल क्या अदा करेगा, हमारे मफाद के अंदर हम जो चाहेंगे क्या रोल पाकिस्तान को हम कहेंगे कि ये रोल आप अदा करें। डू मोर दोबारा, डू मोर से नहीं, ये तो उससे भी ज़्यादा है कि डू दिस। डू मोर तो ये ना कि जो आप कर रहे हैं और करें। अब ये होगा डू दिस और नॉट दिस, ये करें ये ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि फिर हमें पाकिस्तान को मनवाना कैसे होगा। ज़ाहिर अगर आप कहते हैं कि आयशा ये करो, तो आयशा कहती नहीं कर दी, नहीं, जैसे एब्सोल्युटली नॉट। आयशा को कैसे बनाना है? आयशा इज सेइंग एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर ये या तो कुछ डॉलर्स दिखाने पड़ेंगे या डॉलर्स रोकने पड़ेंगे। अच्छा, अभी डॉलर्स आ रहे हैं ना, 3 बिलियन, 6 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, कोई IMF से आ रहा है, कोई वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक से आ रहा है। जी जी, ठीक है ना। फिर वो FATF भी ऊपर आपके वो लगा हुआ है, पेचकस, वो भी टाइट हो सकता है या लूज हो सकता है। डॉलर्स आ सकते हैं या रोके जा सकते हैं, आप सब। इसी तरीके के साथ EU आपके ऊपर हर किस्म का प्रेशर डाल सकती है। आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिले हुए हैं ना, GSP+, तो वो भी वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि फिर अगर हमारी बात नहीं मानता पाकिस्तान, तो मनवाना कैसे है? या धमकी दो या सैंक्शन करो या पैसे दो। तो उन कहते हैं हम इस पर भी हम गौर करेंगे कि इसका मतलब है उन्हें खर्चा है कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी, या पाकिस्तान हार्ड डील करेगा। मतलब है कि बात मान लेगा मगर काफ़ी कुछ हार्ड डील ही किया अभी तक सिटी साहब। अभी अब आपको पता है रूसी सदर का फ़ोन आ गया वज़ीर-ए-आज़म का, अमरीकी सदर का नहीं आया, आपने जो कहा था। तो अब बात यह है कि इससे ये पता चलता है कि अमरीकी सदर ने क्यों नहीं फ़ोन किया, क्योंकि ब्लिंकन ऑलरेडी आपको इंसेंटिव भी दे रहा है, गाजर भी दिखा रहा है और सोटी भी दिखा रहा है, कैरेट एंड स्टिक। और ये भी मैं आपको बता दूं इसीलिए कि जब बाइडन का फ़ोन आएगा तो या तो बाइडन धमकी दे या प्यार मोहब्बत की बात करे। अब धमकी तो उन्होंने दिलवा दी है ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है जो बाइडन जो है उसी वक्त आपसे बात करेगा या सलाम दुआ लेगा जब उसे ये एहसास होगा इस बात का कि आप कुछ बात उनकी मान गए हैं, आप रजामंद हो गए हैं, आप कुछ हद तक आपने कबूल है कह दिया, कुछ है दिया है, कबूल है। तो अब ये तजदीद निकाह कर लिया ऐसे ही। अब बात ये है कि आप क्या करेंगे, आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे। अब आपने कहा था कि कुरैशी साहब ने कुछ बयान दिया है। जी, कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अबैंडन नहीं करें आप अफगानिस्तान को, इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई हम तब उनके अकाउंट जो हैं वो मुंजमद कर दिए थे, तो हम तब उनको डिफ्रीज कर देंगे कि आप ज़रा अफगानिस्तान की सिचुएशन देख लें, वहाँ क्या माहौल है। तो वो कह रहे हैं ऐसे नहीं करें, वहाँ ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है और एक टूटा फूटा सा मुल्क है। तो वो ये अपील करते दिखाई दे रहे हैं उनसे। तो हमारा फिर ये मौक़िफ़ हुआ कि पहले हम उनकी हुकूमत को तस्लीम करें, उनको इमदाद दें, उनके फंड्स जो हैं उसको अनफ्रीज करें, फिर जब वो रजामंद हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वो आपका जो डिमांड है कि ह्यूमन राइट्स और ये और वो, फिर वो उसकी तरफ तवज्जो देंगे। आप उनको रिकग्नाइज कर लें ताकि मामला आगे चले, धमकी उनको मत दें। ये शाह महमूद साहब का फार्मूला है। सिफारिश कर रहे हैं। उधर से ब्लिंकन कह रहा है कि तालिब और सारे यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि पहले वो हमारे एजेंडे के ऊपर काम करें, फिर जाके हम फंड्स रिलीज करेंगे, फिर हम जाके इनको सपोर्ट करेंगे। तो आपके ख्याल में क्या ठीक तर्ज अमल है, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है या वो जो कह रहे हैं वो ठीक है? ये ठीक की बात नहीं है। सियासत के अंदर ये ठीक क्या, किसके लिए क्या ठीक है, हमारे लिए शायद ये ठीक है, उनके लिए वो उनका ये ख्याल है ये उनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए अब देखना ये है कि पावर किसके पास है, होता क्या है, कौन क्यों करता क्या, और उसमें हमें तो इसके शक नहीं होना चाहिए कि हमारे सारा जो रोज़ी है, हमारी उठक बैठक रोज़ी जो है वो सारी वेस्ट के साथ लगी हुई है, चाइना के साथ नहीं लगी हुई, वेस्ट के साथ लगी हुई है। हो सकता है 20-30 साल के अंदर हम वहाँ से हट जाएं और
इधर चल पड़े, कोई और रास्ता निकले। मगर अभी तक तो हमारी मैशत जो है वो इट्स पार्ट ऑफ द ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सरमायादारी जो है ग्लोबल, उसके साथ उसकी जुड़े हुए मुंसलिक है। अच्छा, अब बात आई कि फिर हम क्या करेंगे। जाहिर है हमने तो ऑलरेडी कह दिया है कि जी पहले आप वो करें फिर तालिबान ये करेंगे। वो कहते हैं पहले तालिबान ये करें तो फिर हम ये करेंगे। अभी हुआ ये है कि कुछ हद तक चाइना ने ये बात जो है ना बर्फ तोड़ दी है। चाइना ने क्या कहा कि जी उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है, और उन्होंने भिजवाई भी है। उन्होंने कोई मेरा ख्याल है $30 मिलियन या $50 मिलियन जो है वो दिए। 60। अमेरिका ने भी कोई $60 मिलियन सैंक्शन कर दिए हैं ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। यूरोप ने और बाकी इंटरनेशनल फाइनेंस एजेंसीज़ ने ये तय पाया है वहाँ उनके दरमियान कि $1.1 बिलियन जो कि कोई 1700 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, ये हम इमदाद फौरी तौर पे हम करने के लिए तैयार हैं ताकि वहाँ कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो। वहाँ तो अब भूख से लोग मरने वाले हैं, अभी जो हालात होने वाले हैं। वो कोई इंपोर्ट नहीं कर सकते, लोगों के पैसे देने हैं, सब कुछ बंद पड़ा है और पैसे नहीं। अनसर्टेनिटी ज़ाहिर है, गैर यकीनी सूरत हाल है, तो वहाँ पर क्या बनेगा? गैर, वो तो अलग बात है, गैर सियासी या गैर यकीनी बात है। वहाँ तो रोटी पानी के लिए पैसे नहीं है हुकूमत के पास। मगर जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि $1.1 बिलियन आयशा सैंक्शन हुआ है, जिसमें से सिर्फ $100 मिलियन के करीब या उसका 10% हिस्सा अभी तक ओके हुआ है, बाकी हवा में घूम रहा है। और वो हवा में इसलिए घूम रहा है क्योंकि अभी तक वो कह रहे हैं कि तालिबान ने जो हुकूमत बनाई है ये इंक्लूसिव हुकूमत नहीं है, इसके साथ काम नहीं चलेगा। आप जो मर्ज़ी कह लें, फिर आपने जो पाबंदियाँ लगा दी हैं ख़वातीन के ऊपर और एजुकेशन इदारों के ऊपर, और फिर अभी प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस को भी बैन कर दिया उन्होंने। मेरा ये मौक़िफ़ है कि मगरबी ममालिक जो हैं वो ढूंढ रहे हैं एक्सक्यूज़ कि हमने तालिबान की मदद नहीं करनी, हमें मौका चाहिए इनको गाली गलोच करने का और इनको अंडरमाइन करने का। अच्छा। और इसीलिए हम पाकिस्तान बड़ा परेशान है कि हम चाहते हैं ऐसे ना हो, क्योंकि जब ऐसे होगा तो सारे का सारा प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पे आएगा। तालिबान पाकिस्तान को कहेंगे, वो उधर पाकिस्तान को, हम स्क्वीज़ हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन तो इस किस्म की सूरत हाल डेवलप होने जा रही है। कुछ जो डेवलप होती सूरत हाल है उसमें कंसर्न ये है, अफगानिस्तान के अंदर ही हम देख रहे हैं कि मुल्ला बरादर और हक्कानी ग्रुप, इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात की ख़बरें हैं कि शायद मुल्ला बरादर जो हैं वो खुश नहीं हैं कैबिनेट से जो तश्कील दी गई। सुहेल शाहीन साहब के हवाले से ये भी खबर आई है कि वो तरदीद करें, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास क्या इत्तला है? देखिए, ये तो मैंने आपको याद होगा पहले एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि सबसे पहले जो मसले बनेंगे वो अमरीका और तालिबान के नहीं बनेंगे, रूस और तालिबान के नहीं बनेंगे, वो बनेंगे सबसे पहले अंदरूनी मामला बनेंगे। क्योंकि अंदर जो दो किस्म की तालिबान लीडर्स हैं, एक वो हैं जो ग्राउंड में थे, जो अफ़गानिस्तान में थे और लड़ाई कर रहे थे और कैजुअल्टीज़ ले रहे थे, और वो मजहबी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स लोग थे। फिर इनमें से वो लोग थे जो थोड़े से तालीम याफ्ता थे, जो कि जिनको उन्होंने बाहर भेजा नेगोशिएशन करने के लिए। वो अब 3-4 साल से घूम रहे सारी दुनिया। उन्होंने अपने वादे भी करने थे, उन्होंने बात को आगे भी ले जाना था। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी उस ग्रुप की जो कि मुल्ला बरादर ने लीड किया, उस ग्रुप की लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने अमेरिका को अग्री कर लिया कि वो जाएंगे। अगर अमेरिका अग्री ना करता तो तालिबान काबुल नहीं पहुंच सकते थे, अमेरिका अभी भी वहाँ बैठा होता। मगर उन्होंने ट्रंप से भी और बाइडन से भी ये बात मनवा ली कि आपने उस फलानी तारीख अगस्त सितंबर आपने निकल जाना है, और अपने वादे जो थे वो पूरे किए, आधे पूरे नहीं किए, कल मगर उनका वादा उनको पकड़ के रखा। तो इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, अब ये इनको इस बात का भी एहसास है क्योंकि इन्होंने दुनिया देख ली है ना कि अब वो अफगानिस्तान उस तरीके से नहीं चल सकता जैसे साल पहले तालिबान 1.0 चला रहे थे। ठीक है, अब उनको पता है कि 2.0 से कम बात नहीं चलेगी, क्योंकि अब 20 साल के अंदर एक पूरी नौजवान तबका बन चुका है जो कि शहरों के अंदर एक तरीके के साथ अमेरिका की अम्ब्रेला के नीचे वो काम कर रहा है। वो सेकुलर भी है, वो नेशनलिस्ट भी है, वो लिबरल भी है, वो तालिबान को सपोर्ट नहीं करता, एनलाइटेंड है। और वेल आई मीन आई डोंट नो एनलाइटेंड है कि नहीं, बट डेफिनेटली दे आर एंटी तालिबान। अच्छा, देखो ना, पूरी एक नई जनरेशन बनाई है जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। आपको पता कितने अरबों डॉलर्स गए हैं वहाँ। तो लोग जो है वो उनका एक तल्लुक बन गया था अमेरिकन ऑक्यूपेशन के साथ। तो अमेरिका ने उनको प्रोटेक्ट करना था, इसलिए उन्होंने ह्यूमन राइट्स और ये रेफ्यूजीज़ और ये सारी चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज़ किया। तो अब ये है कि तालिबान मेरा ख्याल है वो चीज़ें उसके ऊपर वो पीछे हट जाएंगे, कहेंगे नहीं हम ये बात नहीं अब चलेगी, और वो अपना रिलीजियस एजेंडा
नाफिज करेंगे। जब वो करेंगे तो उनके अंदर जो लोग हैं दो किस्म के हैं, एक वो हार्डलाइनर्स हैं जो कि नौजवान तबका जिन्होंने लड़ाई की है, जो अमेरिका के सख्त खिलाफ थे और दुनिया के सख्त खिलाफ है और वो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने नेगोशिएशंस की हैं, जहाँ वादे किए हैं, फ्लेक्सिबल हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं। और मुल्ला बरादर इज पार्ट ऑफ द फ्लेक्सिबल ग्रुप। उन्होंने तो आपको याद है हमने सबने यही सोचा था कि मुल्ला बरादर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए या प्रेसिडेंट बनाया जाए, तो ऐसे नहीं हुआ। उनको 2 डिप्टीज में से 1 डिप्टी बना दिया, उनको तो पहले डिमोट कर दिया। इसलिए नाराजगी तो होनी थी, और मेरा ख्याल है नाराज़गी का ये भी है कि इसीलिए पाकिस्तान के DGISI भी वहाँ गए थे। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि अंदर प्रॉब्लम्स बन गए हैं लीडरशिप के अंदर, और ये उनको समझाने गए थे कि आप मेहरबानी करें, ये दरार जो हो रही है आपके दरमियान ये सबके लिए ख़तरनाक होगी, प्लीज़ यूनिटी होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो दुनिया को एक ही शक्ल दिखानी चाहिए। मगर देखिए ये कबायली है, ये जज्बाती लोग हैं जिन्होंने इस किस्म की जंग लड़ी है आयशा, वो फिर आपस में भी तो फिर गुस्सा में आते हैं। लेकिन अभी ब्रदर साहब जो है वो थोड़े गुस्से में हैं, उनको मनाना पड़ेगा, और शायद फिर हमारे कुछ लोगों को जाना पड़े वो बर्फ पट्टी करने के लिए। हाँ, ये जिम्मेदारी आप कह रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर है। बहरहाल आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा कि ये जो दरार है ये गहरी है या सिर्फ सतही है। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, प्रोग्राम में आपने गुर्बत की बात की। अब देखें हमारे अरकान पार्लियामेंट भी तो हैं, ज़ाहिर है ज़रूरियात उनकी भी हैं, उनको भी तनख्वाहों में इजाफा चाहिए। बेशक उनकी ज़रूरियात अपनी जगह पर मौजूद हैं, इसकी समरी भी वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश की गई, लेकिन वो मुस्तरद कर दी गई, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। फिर आप कहते हैं कि अवाम पिस रहे हैं, पिस तो अरकान पार्लियामेंट भी रहे हैं सेठी साहब। हाँ, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक समरी मूव होती है जी, और समरी मिनिस्टर की अप्रूवल के साथ मूव होती है, और काबीना के अंदर आके उसको फ़ारग कर दिया जाता है। हालांकि पता होता है कि ये समरी आ रही है, ये आनी नहीं चाहिए, अगर आपने उसको मुस्तरद ही करना तो आई क्यों पहली दफ़ा। मगर इसका होता ऐसे आयशा कि हर मिनिस्ट्री अपनी समरी बनाती है, और जो वो समझते हैं कि ये काम करने वाला है, और ये और उस सिर्फ काबीना को ये बता दिया जाता है कि ये समरी आ रही है। काबीना को कंसल्ट नहीं पहले किया जाता समरी बनाने से पहले। गालबन अगर प्राइम मिनिस्टर को चाहे कि जी फ़लानी समरी बना के भेजें, तो फिर वो यकीनी तौर पे वो फिर काबीना के अंदर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने मूव की होती है समरी किसी मिनिस्टर को कह के, तो फिर वो पास हो जाती है। मगर यहाँ तो सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ ऐसे भी हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और आपको याद होगा वो इंडिया वाला केस जो हुआ था आयशा, याद है कि जब वो एक समरी मूव हुई कि जी इंडिया से इंपोर्ट कर लिए जाए। जी याद है आपको? जी, एग्जैक्टली। शुगर इंपोर्ट कर ली जाए, और फिर बाद में वो मुस्तरद कर दिए। हमाद अजहर साहब भी उसमें थोड़े इन हुए। हाँ, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने हमाद अजहर को कहा था कि समरी मूव करो जी, ताकि हम ये सस्ता करें काम यहाँ। हाँ। फिर जब हमाद अजहर ने समरी भी मूव कर दी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, जब पार्लियामेंट कैबिनेट में आई तो बाकी लोगों ने शोर डाल दिया कि मारे जाएंगे, अवाम कहेगी ये, और इसीलिए फिर सॉरी तो इनको ये नहीं पता होता कि लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है और राइट हैंड क्या कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर खुद ओके करता है और काबीना के अंदर आके भाग जाता है, उसको रिजेक्ट कर। तो मतलब है यहाँ तो ये ऐसे भी होता रहा है। तो ये समरी जो है ये उस किस्म का केस नहीं था। ये जब आई इनके पास तो उन्हें सोचा होगा यार ये क्या, एक तरफ डॉलर जो है वो 170 का हो गया, और जितना डॉलर महंगा होगा उतनी महंगाई इस मुल्क में ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ऊँचे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं। गैप बढ़ता जा रहा है, इस वक्त ऑलरेडी इतना ज़्यादा गैप हो गया कि आपके पास पैसे नहीं है अपने इंपोर्ट्स देने के लिए, और इसी चीज़ें शुरू हो गई, रुपया भी सस्ता होना शुरू हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये आगे और भी आगे बढ़ेगा। अब ये 170 पे आया, इसका कम होने का इम्कान, देखिए 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये ये ऊपर नीचे होता रहता है, रेमिटेंसेज आती हैं। अब जब जैसे IMF प्रोग्राम आएगा तो रुपया फिर मजबूत होगा और ये गिर जाएगा। वैसे कहाँ तक जाएगा डॉलर आपके ख्याल में? अगर 169 मेरा ख्याल है ये 150-80 तक, इससे ऊपर नहीं जाएगा अगले 6 माह के अंदर। IMF आ गई तो, अगर IMF ना आई तो फिर आप यकीन करें बहुत ही गड़बड़ हो सकती है इस मुल्क में, बहुत गड़बड़, क्योंकि अभी ऑलरेडी वी नो कि 3 अरब डॉलर तो हमने चाइना के इस महीने देने हैं जो डेट रीपेमेंट करनी है, मगर टोटल डेट रीपेमेंट जो है कोई 29 बिलियन या 30 बिलियन डॉलर हमने इस साल देने हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो आने शुरू हो गए हैं पैसे जो वापस करने।
आपके पास पैसे नहीं है, कहाँ से पैसे लाएंगे? अगर IMF आती है तो कम से कम 10-11 बिलियन डॉलर IMF और उसके जो दूसरे इदारे हैं वो आपको देंगे। इसलिए वो जो ब्लिंकन वाली हमने बात की थी, कितना ये क्रिटिकल एरिया हो जाता है। अगर यहाँ $1 200 रुपये का हो गया तो फिर आप सोचिएगा महंगाई कहाँ तक क्या होगा महंगाई का, और आवाम जी चीखें निकलेंगी, और जब चीखें निकलेंगी तो खून देखेगी आवाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आते वैसे ये कहा गया था कि 200 तक पहुंच सकता है, अभी तक तो खैर आप कह रहे हैं कि 180 तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। चले हम इसी पे तसल्ली अपनी रख लेते हैं। एक सवाल है हमारे पास आपके लिए खुसूसन, ज़रा वो सुनवाते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो नवाज शरीफ ने फ़ैसला किया इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इख्तलाफ बना उनका, वो अगर ना बनता, मिल के चलते, वो ज़्यादा सही था। जो अब हुआ है ये ज़्यादा सही है। मिल के ना चलने की वजह से जो उनकी रुसवाई हुई है, जो कुछ भी हुआ, अगर वो आपसे मशवरा मांगते कि मुझे मिल के चलना चाहिए या इख्तलाफ करना चाहिए, तो आप क्या कहते हैं, मिल के चले या इख्तलाफ करें? आप क्या मशवरा देते सेठी साहब? देखिए, नवाज शरीफ साहब का झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट में 1993 में पहली दफ़ा हुआ। उससे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट के बच्चे थे, कोई मसला नहीं था। मोहतरमा के मसले बने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मगर या इस्टेब्लिशमेंट के मोहतरमा के साथ बने, ये बेहतर है। तो नहीं, मैं आगे आकर एक्सप्लेन करूंगा कि इन्होंने ये कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब का मसला बना जी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का मसला नवाज शरीफ साहब के साथ बना। 1993 में पहले इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब के दरमियान इब्तिदा हुई झगड़े की, छोटा सा झगड़ा हुआ। नवाज शरीफ साहब कहते थे कि आइन कहती है कि मेरा हक है कि मैं एज प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, मैं आर्मी चीफ को नॉमिनेट करूं। सदर गुलाम इसाक जो कि इस्टेब्लिशमेंट के लीडर थे उस वक्त, सिविलियन थे मगर वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे, उन्होंने कहा नहीं, ये प्रेसिडेंट करेगा, आप नहीं करेंगे। तो छोटा सा झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से फिर प्रेसिडेंट भी छुट्टी होगी बाद में, और नवाज शरीफ साहब को भी छुट्टी करा दी गई। दोनों फारग हो गए, क्योंकि जो असली इस्टेब्लिशमेंट थी जो कि प्रेसिडेंट के ऊपर भी थी, उन्होंने कहा जी आप दोनों जाएं। उन्होंने गुलाम इसाक को भी छुट्टी करा दी और मियाँ साहब। वो रेफरी थे? अगर वो रेफरी थे, और रेफरी क्या, मैं आपको बता देता हूँ, आर्मी चीफ और DG ISI सोटी पकड़ के पहले इस घर में गए, फिर उस घर में गए और कहा जी जाओ दोनों जाएं आप बड़ा नुकसान करा रहे हैं मुल्क का। आइए आगे। तो मैं समझता हूँ उस वक्त अगर इनमें आपस में थोड़ी बहुत मफाहमत हो जाती प्रेसिडेंट साहब की और नवाज शरीफ साहब की, तो ये मसला ना बनता। यहाँ तक मैं ये कहने को तैयार हूँ कि नवाज शरीफ साहब को लड़ना नहीं चाहिए था इस चीज़ के ऊपर। तो प्रेसिडेंट कह रहा था कि यार मुझे फ़लाने को आर्मी चीफ लगाने दो, तो लगा देते। तो ये पहली दफ़ा हुआ। दूसरी दफ़ा ये हुआ कि 99 में इन्होंने मुशर्रफ साहब के साथ झगड़ा ले लिया, क्योंकि या मुशर्रफ साहब ने इनके साथ झगड़ा ले लिया। झगड़ा क्या था? झगड़ा ये था कि मुशर्रफ साहब ने इनको बताए बगैर इंडिया के ऊपर हमला कर दिया, कारगिल के ऊपर। ठीक है, इनको जब पता चला तो इनको ये कहा गया कि आप फिक्र ना करें, कश्मीर मिल जाएगा। इनकी नादानी है कि ये इन्होंने उसको चाहिए था कि उसी वक्त उस चीज़ को रोकते या कुछ करते, मगर वो ऑलरेडी हो चुका था सबको। तो ये जिसे कहते हैं इन्होंने कड़वा घूट किया, और वो इतना कड़वा निकला कि वहाँ शिकस्त हो गई, और फिर इनको जाके माफ़ी मांगनी पड़ी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि पाकिस्तान को माफ़ कर दें, ये हमसे ये गलती होगी। ये गए बिल क्लिंटन के पास और वहाँ जाके इनकी ठीक ठाक टकाई हुई। जाहिर है ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। इन्होंने आके फिर सोचा ऐसी की तैसी, इन्होंने जनरल मुशर्रफ को डिसमिस कर दिया, जिसके साथ मुशर्रफ ने कूक कर दिया। उसके बाद फिर ये पावर में आए, इन्होंने फिर शुरू कर दिया कि मुशर्रफ के खिलाफ केस। मैं एडवाइस इनको यही करता कि रहने दें। अब आप जिसे कहते हैं मिट्टी पाओ, अब आपको इस्टेब्लिशमेंट ने इजाज़त दे दी है वापस आने की, अब कुछ बना के चलाएं। मगर इनका ये मौक़िफ़ था कि आइन ने मुझे ये राइट दी है, मैं इस किस्म की मुदाखलत को आगे भी रोकना चाहता हूँ। पहले 2 दफ़ा 3 दफ़ा हम सफ़र कर चुके हैं, इसलिए आगे भी रोकना चाहता हूँ। इसलिए किसी न किसी वक्त तो स्टैंड लेना पड़ेगा। सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि रीफ्रेस जहाँ जहाँ सेठी साहब ने किया है वहाँ इसका मुकम्मल जवाब मौजूद है आपके सवाल का। और टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर है, इसके ज़रिए आप वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कीजिए, सेठी साहब तक आपका सवाल हम पहुँचाएंगे और फीडबैक भी हमें आपका दरकार होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान।